आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर जनूबी कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां चल रही हैं और इस बीच एक और ऑपरेशन थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में, जहां पर एनकाउंटर खत्म हो गया है। सिरहामा अनंतनाग में एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ है और इस झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं। एनकाउंटर के मकाम पर झड़प के बाद धमाका भी हुआ है। जब यहां पर आखिरी जो लवाजमात थी वो पूरी की जा रही थी, धमाके में 2 शहरी जख्मी हुए हैं। सिरहामा अनंतनाग के अंदर बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। लश्कर से बताया जा रहा है इनका ताल्लुक था LAT से। इस झड़प में 2 मिलिटेंट जो हलाक हुए हैं, झड़प के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो यहां पर जो आखिर में जो लवाजमात पूरी की जाती हैं, ऑपरेशन चलाया जाता है, सर्च ऑपरेशन भी होता है। किसी तरह का यहां पर धमाका खेज मवाद ना हो, किसी को नुकसान ना उठाना पड़े, ये चीजें देखने की कोशिश हो जाती रहती है और आज भी इसी तरह की कोशिश थी। इसी दौरान धमाका हुआ। इस धमाके में 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं जहां पर सूरत हाल इस वक्त बनी है, तस्वीरें भी बताते हैं उस इलाके की जहां पर झड़प शुरू हुई और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से क्या कुछ रिपोर्ट है हम वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर, एनकाउंटर के मकाम पर धमाका हुआ है, 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं। लेकिन ये झड़प जहां गोलियों का सिलसिला कल शाम से शुरू हुआ था वो अब थम गया है 2 एनकाउंटर के मिलिटेंट के हलाकत के साथ ही। इसी दौरान एनकाउंटर के मकाम पर जो एनकाउंटर साइट थी वहां धमाका हुआ, 2 आम शहरी जख्मी हुए हैं जो अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं और हालत फिलहाल दोनों की खतरे से बाहर बताई गई है। जनूबी कश्मीर का सिरहामा इलाका, करीब 15 घंटों तक यहां सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चला और इसमें अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। दोनों की शनाख्त होना बाकी है। लश्कर से दोनों का ताल्लुक बताया जा रहा। आपको बताते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे ने क्या कुछ रिपोर्ट की है। ऑपरेशन सिरहामा इख्तिताम पजीर हुआ है और इस ऑपरेशन में कितने मिलिटेंट हलाक हुए हैं ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कल 6 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। जहां हम इस वक्त ठहरे हैं ये वही जगह है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये धुआं अभी भी निकल रहा है उस घर से जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे। इस इलाके को कल 6 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया और इनिशियली में कुछ गोलियों के राउंड जो है वो दोनों तरफ से सुनाई दे रहे थे। उसके बाद दोनों तरफ से गोलियों की आवाज जो है वो बंद हुई थी, लेकिन रात भर ये ऑपरेशन चलता रहा। करीबन ये ऑपरेशन 10 बजे के आसपास इख्तिताम पजीर हुआ है। बताया जाता है इस ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के, हालांकि उसकी तस्दीक नहीं हो रही है कि क्या ये हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के साथ ही वाबस्ता थे, लेकिन तकरीबन 16 घंटे तक ये ऑपरेशन चला यहाँ पे और ये ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ। इस ऑपरेशन को यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, अनंतनाग, 3 RR और 90 बटालियन CRPF का जॉइंट ऑपरेशन था जो कल 6 बजे यहाँ पे चला। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, सिरहामा, बिजबेहरा। तो बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के सिरहामा अनंतनाग से हम आपको बता रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद के साथ यहां पर फौज की मदद भी तलब की गई। फौज की मदद के साथ इस एनकाउंटर को इख्तिताम किया गया करीब 10 बजे के आसपास और 15 घंटों तक चलने वाले इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। अब बताया जा रहा कि लश्कर से इनका ताल्लुक हो सकता है, पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक होना बाकी है। थोड़ी देर पहले तक इतलात जराए के हवाले से मौसूल हो रही थी कि ये हिजबुल नामी तंजीम से वाबस्ता है, लेकिन पुलिस ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की और उसके बाद अब दोबारा चूंकि अलग अलग जरायों से खबरें आ रही, लेकिन पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी होना इस पर बाकी है। ग्राउंड जीरो पर जहां पर कोशिश की जा रही थी सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से, फाइनल स्टेज में जब यह दाखिल हुआ एनकाउंटर तो उस समय सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। यहां पर धमाका हुआ। इस धमाके में 2 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं।
मजीद तफसीलात के लिए फिदा हुसैन के पास चलते हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पे वो मौजूद हैं। फिदा, अब क्या कुछ तफसीलात हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एनकाउंटर तो खत्म किया गया, लेकिन मारे गए मिलिटेंटों के हवाले से मजीद कुछ इतलात मिल पाई हो? किस तंजीम से वाबस्ता थे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आसिफ की जो कल 6 बजे सिरहामा बीच बिहाड़ा में जो झड़प हुई थी, जहां पर पहले सिक्योरिटी फोर्स को ये वहां पे इलाके में मौजूद है, तो उसके बाद अनंतनाग पुलिस के साथ साथ 3 RR और सीआरपीएफ की 90 बटालियन जो है वो वहां पर मौजूद थी। और उसके बाद पहले इनिशियली में जिस तरह से फायर हुए, तो उसके बाद जो खामोशी है वो छा गई थी तकरीबन 3 से 4 घंटे के आसपास। उसके बाद फिर रात भर वहां पर दोनों तरफ से जो गोलियों की आवाज है वो सुनाई दी गई। तकरीबन ये 10 बजे के आसपास जो ये झड़प है ये इख्तिताम पसीर हुई, और इस झड़प में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए। उनके पास से एक AK-47 और एक इंसास राइफल जो है वो बरामद की गई है। हालांकि जब हम भी वहां पर मौजूद थे, ग्राउंड जीरो पे मौजूद थे, तो उस वक्त भी दोनों तरफ से गोलियों की जो रफ्तार से जो वहां पर गोलियों की आवाज वो सुनाई दे रही थी। हालांकि पहले ये खदशा था कि 2 से 3, हालांकि जिस तरह से हम कल से इस खबर पर नजर बनाए रखे हुए कि पहले 3 बताया जाता था, लेकिन फिर 2 ही मिलिटेंट वहां पे मौजूद थे। लेकिन 16 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, और इस ऑपरेशन के इख्तिताम के बाद जो ही वहां से सिक्योरिटी फोर्सेज अपने अपने इलाके की ओर वापस आ रही थी, और जब वहां पर उस घर की ओर जो मकामी लोग हैं वो देखने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पे एक जोरदार धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी गई, जिसमें 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको यहाँ पे आसिफ की कल ही वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है बैनर्स लगाए गए कि आप इस जगह से आगे नहीं जा सकते, और आज भी हमने वहां पे कई जो बैनर्स है वो देखे थे कि आगे जाना मना है, आगे जो है वो एनकाउंटर चल रहा है, और दूसरी जानिब आप उस जगह पे ना जाए जब तक वहां से पूरी तरह से उसको हम जो देखेंगे नहीं कि क्या वहां पे कोई शेल तो नहीं है या कोई और चीज तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो वहां पे गए, और एक धमाके की आवाज जो है वो। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में जहां पर एनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुआ था, उस एनकाउंटर को अब खत्म कर दिया गया है। ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन आपको बताते चलें कि 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, और साथ ही साथ एनकाउंटर के मकाम पर धमाके में 2 आम शहरी भी जख्मी हुए। बढ़ते आगे बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर के अंदर जारी, लेकिन लद्दाख के अंदर भी सूरत हाल इसी तरह की है, जहां पर LAC पर फौजी ताअत्तुल बरकरार है। और इस बीच आपको बताते चलें कि फौजियों की वापसी इंतहाई मुश्किल अमल, जो इस वक्त बताया जा रहा है कि भारत दोनों ममालिक को मुतफ़िक़ा तौर पर इस वक्त बातचीत करनी होगी। और जो जुमेरात को बयान आया भारत की तरफ से, ज़मीनी सतह पर इस्तेकाम ज़रूरी है। जब दोनों फ़रीक़ैन शुमाली लद्दाख के तमाम अहम मकामात से फौजियों की वापसी का अमल यकीनी बनाने के लिए बातचीत करेंगे, तो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वीकली ब्रीफिंग की वापसी यहाँ पर करना काफ़ी मुश्किल है, और जिसके लिए दोनों मुल्कों की रजामंदी ज़रूरी है। साथ ही साथ चीन और भारतीय हुकाम के दरमियान बातचीत का एक और दौर जल्द मुतवक्को है। चलिए, भारत और चीन के दरमियान जहां पर कशीदगी काफी ज्यादा देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के कई ममालिक इस कशीदगी को कम करने में मदद भी दोनों ममालिक की करना चाह रहे हैं। चीन कशीदगी पर अमेरिकी सदर का बयान सामने आया है, और सालसी की पेशकश अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। दूसरी मरतबा सदर ट्रंप ने सालसी की पेशकश की है, और भारत ने पहली पेशकश को खारिज कर दिया था। ये पिछली बार जब अमेरिकी सदर की तरफ से सालसी की पेशकश की गई थी दोनों ममालिक के दरमियान, और इस बार सदर ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा बयान, जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम 2 बार सामने आया है, किस तरीके से वो इसको देखते हैं, क्योंकि अमन व इस्तेकाम की कोशिशें और दोस्ताना ताल्लुकात बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए उनकी तरफ से इक़दामात इजराइल और अरब ममालिक के दरमियान जिस तरीके से रवाबित को कायम कराया है, क्या इस तरह चीन के साथ उनकी बातचीत होने वाली है, कोई उनके साथ कोई मस्बत नताइज या मस्बत पहल हो सकती है? तो इस पर उनका जवाब था कि वो इन हालात को कम करने के लिए दोनों ममालिक की मदद कर सकते हैं। सालसी की पेशकश उन्होंने एक बार फिर की है, पहली बार भारत ने इसको ज़रूर ठुकराया था, और अब ये दूसरी बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश कर दी। Well, it was an honor to be nominated for 2 Nobel Prizes.
So that was an honor, and we'll see what's happening. I know that China now and India are having difficulty, and very, very substantial difficulty, and hopefully they'll be able to work that out. If we can help, we'd love to help. Well, it was an honor to be nominated for 2 Nobel Prizes. हवल से ताल्लुक रखने वाले मारूफ वकील एडवोकेट बाबर कादरी को नामालूम बंदूकबरदारों ने गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया। इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ कि शाम 6:25 पर उस वक्त बाबर कादरी को निशाना बनाया गया जब वो अपने घर के बाहर खड़े थे और गोलियां उसके जिस्म पर लगी, जहां पर वो शदीद जख्मी हुए, अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन जिंदगी की जंग हार गए। और इस बीच बाबर कादरी, जिनके इंतकाल के बाद इस वक्त गम की लहर दौड़ गई है, कई सियासी, समाजी, मजहबी और तलबा तंजीमों की तरफ से उनके इंतकाल पर दुख का इजहार भी किया गया है। पहले श्रीनगर के अंदर उनका नमाज जनाजा अदा किया गया, इसके बाद शुमाली कश्मीर के कुंजर टंगमर्ग में, जहां उनका आबाई गांव है, उन्हें वहां ले जाया गया। दोबारा जनाजा हुआ और देर रात उन्हें यहां सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में मकामी लोगों के साथ साथ उनके दोस्त या रिश्तेदार, करीबी एक बड़ी तादाद लोगों की पहुंची और उनकी खिदमत को भी सराहा जा रहा था जो उन्होंने आज तक खिदमत अंजाम दी। तो दूसरी तरफ इस बाबर कादरी की जो मौत हुई है, उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये भी मामला इंतजामिया के नोटिस में लाने की कोशिश की गई कि कई जगह पर सिक्योरिटी का मामला कई शख्सियात का जब आता है तो इंतजामिया मामला को संजीदगी से ले। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो दर्द है, जो सदमा है, बियॉन्ड वर्ड्स है, शायद अल्फाजों में हम बयान नहीं कर पाएंगे। बस ये कहेंगे हम कि जो उनके एंजल्स छोटी बच्चियाँ जो थी, दे हैव लॉस्ट ए केयरिंग फादर। इनके जो वालिदीन हैं, दे हैव लॉस्ट अ वेरी केयरिंग सन एंड ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी ब्रेव, वेरी कॉरेजस और वेरी आउटस्पोकन। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि जिस मुसीबत में हम पिछले 30 साल से हैं, इस कन्फ्लिक्ट ने, इट हैज़, ह्यूमैनिटी इज़ द वर्स्ट विक्टिम, शायद ये हम सबको इसी तरीके से कंज्यूम करेगा। बस हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनको मग़फ़िरत अता करे और इनके जो लवाकिन हैं उन्हें सब्र अता करे। मेरे पास तो उतने अल्फाज नहीं कि मैं बाबर साहब की हैसियत को भी बयान कर सकूँ। बाबर साहब एक ऐसे लीजेंड थे जो शख्सियत ना अभी तक इस पूरे टंगमर्ग में उभरी है और ना आगे जाके उभर सकती है, क्योंकि उसका जो हौसला था वो बुलंद था। हमेशा वो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए लड़ते थे, चाहे वो कोर्ट में होते थे या कोर्ट से बाहर थे। हमेशा उसने शेर की ज़िंदगी जी है और वो कि शेर की तरफ ही आज शहीद भी हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जो ये अभी कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कब तक ये चलता रहेगा। कितने जवान जो हमारे यहाँ शहीद होते रहेंगे, चाहे उस वजह से या इस वजह से, ये रुकना चाहिए। बस सभी को ये बात माननी पड़ेगी कि बाबर साहब ने एक शेर की ज़िंदगी जी ली और शेर की तरह इस दुनिया से गए। उनकी हिम्मत को, उनकी इस्तिकामत को और उनके जज्बे को हम सभी को दाद देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। That he was a lion, he lived like a lion and he died like a lion. इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह रहमान, क़यामत तक उनका नाम जो है, जो कश्मीर की तारीख़ है, उसमें याद रखा जाएगा। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बाबर साहब की जो मौत है वो एक शहादत की मौत। मुख्तलिफ सियासी तंजीमों, समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ट्वीट कर उन्हें खराज पेश किया गया। लेकिन साथ ही साथ उनका वो मामला भी उठाया जो उन्होंने आखिरी ट्वीट में अपनी हिफाजत को लेकर ट्वीट किया था कि उन्हें खतरा महसूस हो रहा है या खतरा है, उसका भी उन्होंने ट्वीट में जिक्र किया। और साथ ही साथ रंजो गम का इजहार जो लोगों की तरफ से किया जा रहा है, इसी तरह का रिएक्शन उमर अब्दुल्ला ने भी समाजी राब्ता ट्विटर पर ट्वीट करके अपने अकाउंट से किया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से जम्मू और वादी कश्मीर के अंदर भी जहां पर रंजो गम का इजहार किया जा रहा है,
साथ ही साथ इस तरह के हमलों की मजम्मत की जा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और दीगर तमाम रहनुमा जो इस वक्त इसे एक बुज़दिलाना हमला करार दे रहे हैं और इंतजामिया से तहकीकात का भी मुतालबा कई लोगों की तरफ से इस मामले में किया जा रहा है। बढ़ते आगे बात अवामी नुमाइंदों की। बैक टू विलेज प्रोग्राम से पहले अवाम में काफी ज्यादा नाराजगी तो एक तरफ देखी जा रही थी, लेकिन अवामी नुमाइंदे भी इस वक्त काफी ज्यादा दूसरी तरफ इंतजामिया से नाराज नजर आ रहे हैं। शुमाली कश्मीर के हंदवारा के अंदर भी इसी तरह की खबर सामने आ रही है, जहां पर बैक टू विलेज प्रोग्राम से कबल इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच शुमाली कश्मीर से 1 दर्जन से जायद सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, इंतजामिया की मनमानी के खिलाफ अवामी नुमाइंदे सरापा एहतजाज हैं और इनका इल्जाम है कि तरक्याती मंसूबों पर काम नहीं हो रहा है। सरकारी दफातर तक तो पहुंचते हैं लेकिन मुतलका महकमे उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। हजारों लोगों की तरफ से चुनकर उन्हें अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा गया, लेकिन जब सरकारी दफातर उन्हीं लोगों के काम लेकर जाते हैं, कागजात लेकर पहुंचते हैं, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ये लिखकर आज एहतजाजन कई लोगों की तरफ से इस्तीफा पेश कर दिया गया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग शुमाली कश्मीर के हंदवारा के अंदर। इंतजामिया की मनमानी के खिलाफ अवामी नुमाइंदे सरापा एहतजाज हैं और इस बीच तरक्याती मंसूबों पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस बीच शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बैक टू विलेज प्रोग्राम से पहले ही इस तरह अवामी नुमाइंदों की तरफ से इस्तीफे पेश किए जा रहे हैं। सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ हैं। सनम, अवाम तो कामों से नाराज नजर आती थी, लेकिन अवामी नुमाइंदे भी अब खफा नजर आ रहे हैं इंतजामिया से, और उस वक्त जब एक बड़ा प्रोग्राम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया शुरू चंद दिनों के बाद करने जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल आज से 2 अक्टूबर से यहाँ पे बैक टू विलेज पार्ट 3 हो रहा है और सरकारी सतह पे इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले बहुत ही जगहों से, कश्मीर के नॉर्थ साउथ दोनों इलाकों से इस तरह के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जहाँ पे अवामी नुमाइंदे जो है वो बैक टू विलेज पार्ट 2 के हवाले से बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह कल हंदवाड़ा में भी, कल शाम को हंदवाड़ा में भी वहाँ की जो लोकल पंचायत है या लोकल जो बीडीसी है, जो रिजिग्नेशन का धमकी दी है, फिलहाल उन्हें रिजिग्नेशन भेजा है, लेकिन साफ जाहिर है वो अभी इन हालात में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो एक तरह से वो भी ये जानते हैं कि उनके जो इस्तीफे हैं ये एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो इससे एक धमकी कहा जाता है। ये धमकी जो दी है ये बैक टू विलेज पार्ट 2 के हवाले से दी, और बैक टू विलेज पार्ट 2 के हवाले से साफ तौर पे देखा जा रहा है कि उसमें जिम्मेदारी जो है वो सरकार के ही है और खासतौर पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अहदेदारों की है, जिन्होंने सब प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ बनाए थे। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में बाद में जब सरकार वापस बैक टू विलेज पार्ट 2 खत्म करके वापस आई तो उनके लिए जो फंड्स वगैरह रिलीज करने वो नहीं किए। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि इस वक्त जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से सरकार ग्राउंड पे पहुंच रही है, उसको देख के लगता है कि कहीं न कहीं इन लोगों पे भी इन लोगों पे प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर की वजह से ये फिर ये जो है कि वापस इनका जो है काम पे आ जाएंगे और ये सब कुछ मुकम्मल हो ही जाएगा। तो सनम, 2 तारीख से गांधी जयंती पर जो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, क्या वो मुमकिन है कि इनके इस्तीफे के बाद अब वो कामयाब हो पाएगा? देखिए, आज पहली बात यह है कि इनका इस्तीफा कबूल नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये बराबर तौर पे जो पंचायत में हैं या ये बीडीसी वहां पे बराबर तौर पर रहेंगे। कुछ परेशानियां तो हो रही है, इस वक्त भी बहुत ही इलाकों से परेशानियां हो रही हैं, लेकिन साफ जाहिर है जब प्रोग्राम शुरू होगा, जिस तरह से लोग इस वक्त इसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसको देख के कह सकते हैं कि हल्की फुल्की इस तरह की परेशानियां होंगी। लेकिन ओवरऑल बड़े लोग जो है उनको पहली बार या यूं कहीं बड़ी मुद्दत बाद सरकार जो है उन तक पहुंच रही है, तो लोग पंचायतों के बगैर भी हिस्सा लेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जहां पंचायतों में इलेक्शन नहीं हुए हैं, जहां वहां के लोग भी खुद ही बगैर पंचायत मेंबरों के वहां पे सामने आ रहे हैं, तो इससे ये हो सकेगा। पॉलिटिकली थोड़ा सा प्रेशर सरकार पे है, लेकिन ग्राउंड पे जब सरकार पहुंचेगी, ब्यूरोक्रेसी पहुंचेगी, तो तब वहां के मुकामी लोग खुद भी बाहर आएंगे और नजर लग रहा है कि वो आते। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ थे हंदवारा के अंदर, जहां पर अवामी नुमाइंदे अब इस्तीफा देने तक मजबूर हुए। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया, हालांकि इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन नाराजगी काफी ज्यादा मुख्तलिफ महकमों से, जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि वो अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल। मुल्क भर के अंदर आज किसानों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। आज भारत बंद की कॉल दी गई है। 1 दर्जन से ज्यादा किसान की जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से भारत
किसानों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और कई सियासी और समाजी तंजीमें भी आगे आकर इस वक्त इन किसानों को सपोर्ट भी कर रही हैं। आज भारत बंद की कॉल दी गई है। मुख्तलिफ जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही जहां पर किसानों की तरफ से धरना दिया गया है और इस बीच आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव ने आज सुबह जरी बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसानों के साथ भारत बंद की कॉल में खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही है, हिमायत की जा रही है। और मरकजी सरकार को जरी बिल को जब से मंजूर किया गया है उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि यहां पर एहतजाज शुरू हुए थे, लेकिन आज 5वां रोज जब आज कल रेल रोको आंदोलन, तो आज किसानों ने बंद का जो आह्वान किया, बंद की कॉल दी। उसके तहत अहम जो रेलवे लाइनें थी, कौमी शाहराहें थी, उन्हें बंद कर दिया गया है। वहां पर बैठकर धरना दिया जा रहा है और ज़राअत से मुतल्लिक जो बिल हैं, जरी बिल हैं, उन्हें वापस लेने का मुतालबा हुकूमत से किया जा रहा है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है जी, जो 250 संगठन हैं किसानों के, उन्होंने हिंदुस्तान बंद का आह्वान किया। हम उसका पूरा जो समर्थन करेंगे और गांव में जो हमारे बंदे पीछे हैं आदमी, वो गांव बंद करवाएंगे, उस कॉल को हम सफल करेंगे। इस तो अलावा जो साडा ये मोर्चा है लगातार कंटिन्यूटी चलता रहेगा। हजारों की तादाद में इस मोर्चे के शामिल होने के लिए आज लोग आएंगे और लगता है कि अपने दिल्ली को जाकर के सहमति गिनती लग जाएगी। तो ये 48 घंटे के लिए और ज्यादा भी हो सकता है। ये तो फैसला जो साडी सूबे की कोर कमेटी वही करेगी। हमने तो जो उसने फैसला कर लिया, हमें उसको लागू करवाना है। वो जो फैसला होगा आगे इसको बढ़ाना या चौकर ले जाना है, ये सारे सूबा कमेटी के सदस्य वही आपको। आज जो है जो 24, 25, 26 का 48 आवर्स का रखा था रेलों को, उसका आज दूसरा दिन जो स्टार्ट है। आज 25 तारीख में पूरा पंजाब भी जाम है, पूरा भारतवर्ष भी बंद है। तो उसी के तहत जो है आज अभी सुबह हुई है, तो देखो भगवान का नाम ले रहे हैं और अभी बाहर अंदर भी जा रही है सारी संगत। इसके बाद जो है 8-9 बजे के बाद जो है आम जनता और आनी शुरू हो जाएगी और पूरा जो है लोगों से भी अपील हम करते हैं कि इतना इसका असर होना चाहिए जो सेंटर की सरकार तक इसका जो है असर पड़े और उसको मजबूर होना पड़े कि इनकी बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। ये ਜਿਹੜਾ लंगर है कार सेवा संप्रदाय पूरी वाले बाबा कश्मीर सिंह जी वालों लगाया गया है। ये ਜਿਹੜਾ किसानों ने अपने मंगां ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ है, जो भी सरकार ਦੀਆਂ गलत नीतियां ਦੇ खिलाफ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ है। जिन्ने दिन भी ये ਚੱਲੇਗਾ बाबा जी ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। एक कफन में किल होगा और जितना चिर बिल जड़े रद्द नहीं हो रहे उतना चिर जड़े किसान जथेबंदियां साडी जो जितनी भी किसान जथेबंदी है वो सभी मिलके अरे जो जथेबंदी है साडी 31 जथेबंदी है, उसने कल मीटिंग करके ऐलान कर दिया कि 1 तारीख को जितना भी पंजाब दे विच रेलां रोकिया जाएगा और उतना देर रेला जाम लगा रहेगा जितना देर ये मोदी सरकार झुक नहीं जाती। और ये तस्वीरें आप नोएडा की देख रहे हैं। किसान यहाँ पर भी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलेगा तब तक हम भी यहीं पे चलेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन खटाना है, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, भारतीय किसान यूनियन मेरठ मंडल का अध्यक्ष हूँ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ और टिकैत साहब के आह्वान पर आज पूरे देश के किसान की बात को लेकर के हम रोड पर उतरे हैं। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम रोड पर रहेंगे और एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा तब तक हम रोड पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा,
किसानों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर की दोबारा से जिला सांबा के एक दूरदराज सुंब के इलाके में, जहां आज दौरे जदीद में भी लोग बुनियादी सहूलियात की किल्लत से दो चार हैं। सांबा जिले से करीब 22 किलोमीटर हेडक्वार्टर से और सुंब ब्लॉक से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ झीड़ गांव, जहां आज भी लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। तिब्बी सहूलियात, पीने के साफ पानी की किल्लत, बिजली का ना होना और सबसे बड़ी परेशानी इस इलाके के अंदर जहां पर लोगों को सड़क नहीं है और राब्ता सड़क ना होने की वजह से लोग आज दौरे जदीद में भी पालकी पर एक मरीज को उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। साबिका हुकूमतें हों या फिर साबिका जो गवर्नर इंतजामिया रही है या अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, जरूर इसका नोटिस लिया गया, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों के मसाइल का हल अभी तक नहीं किया गया। बैक टू विलेज प्रोग्राम में भी सरकार की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि सरकार तरजीह बुनियादों पर अवाम के मसाइल को हल करेगी, लेकिन यहां पर परेशानी इतनी ज्यादा कि इन लोगों को आज भी पालकी पर एक मरीज को उठाकर कई घंटों का सफर तय करके अस्पताल पहुंचते पहुंचते मरीज का दम घुट जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा अक्सर ऐसा होता रहता है, कोई स्नेह केस हो जाता है, डिलीवरी केस होता है या अदर कोई और बीमार पड़ जाता है कोई, तो पेशेंट मैक्सिमम हम लोग चारपाई या पालकी पे ही ले जाते हैं, लेकर जाते हैं। और आपने जो कैमरे से देखा भी होगा, लगाया कैमरा, पहाड़ी इलाका हमारा 10 किलोमीटर बनता हमारा जीरो टू सुंब, तो मैक्सिमम जो हमारे ऐसे ही केस होते हैं। हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये मतलब ऐसे खाली दिखावा है ये, और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है इसके बारे में। हम गवर्नमेंट से या प्रशासन से मैं अपील करता हूं कि कुछ न कुछ सोचो, कुछ करो, हमारे लोगों के बारे में सोचो, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करो। नहीं तो जहां ये गुलामी वाला ये मसला है, जो जैसे हम आज जिंदगी जी रहे हैं गुलामी से भी खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।